मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने लेक्चर नंबर 8 F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स। बेटे मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड इफ यू आर डूइंग ग्रेजुएशन उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल के चैप्टर में अगर आज का लेक्चर नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। बेटे मैं लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स में आपको आज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की बातें बताऊंगा। Lecture 3 to lecture 7 I have devoted about reorder level. I have told you about EOQ. I have told you about the cost, how to calculate it, EBQ, सब कुछ बताया आपको. That is how much to order and when to order. But the point is, आप if you are a manufacturing entity and you are doing manufacturing activities, it is but natural. हमारे सबके घर में रात को अगर आप चेक करें तो रेफ्रिजरेटर में कुछ सब्जियां, कुछ सामान, कुछ फ्रूट्स बना रहता है, पड़ा रहता है. सिमिलरली इट इज अ केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन. अपोलो टायर्स, एमआरएफ टायर्स, रेडियल टायर्स, सीएट टायर्स, आप देखेंगे ऑलवेज दे विल हैव सम इन्वेंट्री. सो आज का ये जो लेक्चर है बेटे इस बात पे है कि वो जो इन्वेंट्री रह गई एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर as on 31st December or as on 31st March, how to value it, उसकी कीमत कैसे निकालें, because that has to be shown in the balance sheet. तो so today आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं ये बातें बताऊंगा. और उससे पहले मेरी विचार, मेरे थॉट्स, बिलीव इन योरसेल्फ. आप अपने में बस विश्वास रखें और कुछ नहीं. कहते हैं आपके मन का आपके लिए, अपने लिए विश्वास होना बड़ा इंपॉर्टेंट है. बड़े से बड़े काम हो जाते हैं अगर आपको अपने ऊपर फेथ है. तो इन बातों के साथ लेक्चर नंबर 8 कमर सीधी करके बैठेंगे. आज का ये जो लेक्चर है मैं आपको बताया ना, आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ दैट आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू वैल्यू दिस इन्वेंटरी एंड व्हाट आर द मेथड्स फॉर कीपिंग दिस इन्वेंटरी, वैल्यूइंग इन्वेंटरी. एंड आई विल बी टेलिंग यू 2 मेथड्स. एक तो होता है पीरियोडिकल मेथड, हम 15 दिन के बाद, महीने के बाद, 6 महीने के बाद, क्वार्टर के बाद करेंगे. एंड सेकेंड इज परपीचुअल. परपीचुअल के साथ मैंने लिखा रेड बुल एनर्जी ड्रिंक. इट मींस इन दिस जैसे जैसे रिजल्ट्स होगी, जैसे जैसे इश्यूज होंगे, जैसे जैसे इन्वेंट्री आएगी, जैसे जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू करेंगे, सप्लायर से इन्वेंट्री आएगी, रिसिट्स होगी, इशू होगा, at that moment only we will value that inventory. That is named as perpetual inventory system. तो बेसिकली अगर हम देखें कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में तो वी जनरली फॉलो परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम. तो मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा. और उसके बाद दोस्तों आपको क्या बताऊं कि वी हैव सीन इन लेक्चर नंबर 3 दैट हाउ वी विल ऑर्डर द गुड्स, हाउ वी विल रिसीव द गुड्स, हाउ वी विल इशू द गुड्स, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स व्हिच वी विल बी यूजिंग देयर. उन सभी डॉक्यूमेंट्स की एंट्री हम स्टोर्स लेजर में करेंगे, बिन कार्ड में करेंगे. बेटा बिन कार्ड एक छोटा सा कार्ड होता है जो अलग अलग बिन्स के ऊपर, बिन्स मतलब कॉलम्स के ऊपर जहां पर जो भी कबर्ड्स हैं उसके आगे लगा होता है, बिकॉज देयर आर ह्यूज लैक्स ऑफ आइटम्स which we are using. तो सभी को स्टोर लेजर में बार बार मान के चलिए कि छोटा स्टोर लेजर इज बिन कार्ड. अब एक बच्चा कहता है स्टोर लेजर क्या होता है. बेटा लेजर का मतलब आपको पता ही है, वन इज डेबिट साइड, सेकंड इज क्रेडिट साइड. मैं अभी बताऊंगा. उसमें हम क्या करेंगे, कॉलम्स बनाएंगे कि रिसिट्स कितने हुए, इश्यूज कितने हुए और बैलेंस कितना हुआ. रिसिट्स मतलब कितना सामान आया, कौन सी तारीख को आया, कितनी क्वांटिटी आई, किस रेट पे आया फ्रॉम द सप्लायर. एंड व्हेन वी हैव इशूड, स्टोर वाले बना रहे हैं कि उनको सामान कहां से मिला और उन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना दिया, किस डेट पे गया, किस रेट का था, क्या क्वांटिटी थी. सो दे आर टेलिंग दैट हाउ मच दे आर इशूइंग. यू गेटिंग. तो रिसिट्स, इश्यूज, रिसिट्स माइनस इश्यूज इज इक्वल टू बैलेंस. हम उस बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे. मेरी बात आप शायद समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं. उस पूरे को जब हम छोटे फॉर्म में बनाएंगे, कार्ड में बनाएंगे तो उसको बिन कार्ड बोलेंगे और पूरा लेजर प्रिपेयर करेंगे, सभी आइटम्स के लिए बनाएंगे तो इसको हम कहेंगे स्टोर लेजर. तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आज आपको स्टोर लेजर बताने वाला हूं, बिन कार्ड बताने वाला हूं और उसमें क्या क्या मेथड्स फॉलो करेंगे, क्या क्या मेथड्स फॉलो करेंगे बेटे वो सब बताऊंगा. आप कमर सीधी करके बैठिए. अभी तक आपने रजिस्टर भी ओपन नहीं किया यार. इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, स्टोर लेजर कार्ड, बिन कार्ड, रिसिट्स होंगी फ्रॉम द सप्लायर, सप्लायर से रिसिट्स मिलेगी, सप्लायर से रिसिट्स मिलेगी गुड्स की. फिर इशूज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू कर देंगे. एंड देन
the balance will be shown in the SOFP. अभी देखेंगे फॉर्मेट, मैंने लिखा है कि फॉर्मेट आई कैन डायरेक्टली वॉच इट फ्रॉम कैप्लन ऑल्सो, अभी देख लेते हैं। बट ये 3 मेथड्स हम फॉलो करने वाले हैं, है ना, इन ACCA F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं एक छोटा सा वीडियो भी यहाँ पर ऐड करूंगा, लेकिन दीज आर द थ्री मेथड्स व्हिच आई विल बी फॉलोइंग। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बड़ा इजी मेथड है जी। लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड एवरेज। एवरेज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। आई विल बी फॉलोइंग वेटेड एवरेज। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें करूंगा। और देखिए जी, आपके लिए मैंने वैल्यू इन्वेंटरी ओपन भी कर दिया और मैं इस तरफ आ गया और मैंने कहा दिस इज द मेथड विच वी विल बी फॉलोइंग। व्हाई वी आर कीपिंग स्टोर लेजर। ये स्टोर लेजर कार्ड है और बिन कार्ड समझ लीजिए, रिसिट्स, इश्यूज, बैलेंस। कॉस्ट कोड हमने समझा था, कॉस्ट क्लासिफिकेशन में रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, रीऑर्डर लेवल कितनी है, लोकेशन कितना है, मिनिमम लेवल कितना है, मैक्सिमम कितना है। इट मींस उस कार्ड में हम उस कंपोनेंट के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लिख देंगे। रीऑर्डर लेवल कितना है, मैक्सिमम लेवल कितना है, मिनिमम लेवल कितना है, रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, कोड क्या है, सो दैट बाय जस्ट वॉचिंग दैट कार्ड प्राइमा फेसी वी कैन से कि भाई ये आइटम है, इस राइटर की है, इतनी क्वांटिटी है, इसको ऑर्डर इसमें करना है। नो डाउट वी आर मेंटेनिंग कंप्यूटराइज्ड आल्सो, बट स्टिल एक हम फिजिकल फॉर्म में कार्ड भी उस बिन के आगे सबके आगे रखेंगे और स्टोर लेजर में इस तरह से प्रिपेयर करेंगे। मैं आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड एवरेज कॉस्ट मेथड, दीज आर द मेथड्स व्हिच यू विल बी फॉलोइंग। हम देखेंगे फीफो क्या होता है, फिर लिफो क्या होता है, फीफो कब यूज करना है, लिफो कब यूज करना है, प्लस क्या है, माइनस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीफो एंड लिफो। इन्फ्लेशन में क्या करेंगे, फीफो करेंगे, लिफो करेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, सब सीखेंगे बेटे। आपको जो जो इलस्ट्रेशन कराऊंगा आपने अच्छी तरह से लिखनी है, समझनी है, करनी है। इस लेक्चर में इन्वेंटरी कॉस्ट फ्लो मेथड्स, वैल्यूएशन मेथड्स कह लें, वी हैव डिस्कस इन इनकम स्टेटमेंट, वी हैव डिस्कस इन बैलेंस शीट आल्सो। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं और व्हाई दोज मेथड्स आर देयर एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स फॉर दैट, और रियलिटी में उनमें कहां पे चेंज आ जाता है व्हाइल कैलकुलेटिंग ग्रॉस मार्जिन, व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, व्हाइल कैलकुलेटिंग क्लोजिंग इन्वेंटरी। परपेचुअल सिस्टम क्या होता है, पीरियोडिक क्या होता है, फीफो क्या होता है, लिफो क्या होता है, वेटेड एवरेज क्या होता है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आई विल बी डिस्कसिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। आंसर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था बेटे, हमने जो लास्ट क्लास में फ्लो चार्ट डिस्कस किया था, व्हाट आर द इन्वेंटरी कॉस्ट फ्लो मेथड्स and what are the 2 inventory management systems. When I say inventory cost flow methods, there are 4 methods. 4 हैं और 2 हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये देखिए मैंने आपके सामने जूस नोट्स पहले से ही ओपन कर दिए। मैंने कहा जी कॉस्ट फ्लो अजम्पशंस, हम ये अज्यूम करते हैं कि वेदर वी आर फॉलोइंग स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड or we are following first in first out method or we are following last in first out method or we are following average cost method। 4 मेथड्स हैं जी। हम इन 4 मेथड्स की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है क्या, लास्ट, आपको पता है, मुझे मालूम है, बट द पॉइंट इज आपको जो थॉट प्रोसेस में दूंगा वो बड़ा ही प्यारा सा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है गुड्स परचेज फर्स्ट आर इशूड फॉर प्रोडक्शन एज पर फीफो। अगर हम पहले ध्यान से देखें तो फीफो की बात अगर मैं करूं तो मैंने लिखा गुड्स परचेज फर्स्ट, पहली बार जो खरीदे गए हम उनको पहले इशू कर देते हैं। बेटे जैसे आपने कभी छोले भटूरे वाली दुकान में देखा हो या जलेबी बनते हुए देखा हो, तो जलेबी जो पहले बनती है ना वो पहले देती है क्योंकि वो ठंडी हो चुकी है, या भटूरे जो पहले बनते हैं वो पहले दे देते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वेजिटेबल ओनर की बात करें, फ्रूट वेंडर्स की बात करें, तो जो वेजिटेबल्स, पेरिशेबल गुड्स, मिल्क वेंडर, जो मिल्क, जो वेजिटेबल्स, जो फ्रूट्स, जो जलेबी, जो छोले भटूरे पहले बनाए हैं, वी जनरली इशू देम फर्स्टली बिकॉज कहीं वो खराब ना हो जाए। दैट मेथड विच वी फॉलो इज नेम्ड एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपको मालूम था, मुझे मालूम है, फिर भी मैंने एक हल्का सा ब्रीफिंग देने की कोशिश की। ठीक है जी। अब इसमें है क्या,
इसमें क्या चीज है वो समझनी है। मैं यहां पर ये कह रहा हूं अदर गुड्स बिकम पार्ट goods purchased last will remain in closing stock। जो आखिरी में खरीदी है हमने गुड्स वो क्लोजिंग स्टॉक में रहेंगी, क्योंकि जो हमने पहले खरीदी हमने पहले इशू कर दी, पहले खरीदी पहले इशू कर दी, पहले खरीदी पहले इशू कर दी। इसका मतलब हमारे क्लोजिंग स्टॉक में कौन सी गुड्स रहेंगी जो हमने बाद में खरीदी है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, कुछ मुश्किल नहीं है जी। अभी हम देखेंगे हैंड रिटन स्लाइड्स में। लास्ट इन फर्स्ट आउट पहले समझ लेते हैं। गुड्स परचेज लास्ट, जो गुड्स हमने लास्ट में खरीदी फॉर प्रोडक्शन, जो अभी अभी खरीदी ताजी खरीदी वही पहले इशू कर देते हैं। मतलब जो पहले खरीदी उसको रहने देते हैं। इट मीन्स दीज गुड्स आर नॉट पेरिशेबल, क्योंकि अभी जो खरीदी है ताजी हमने इशू कर दी। रिसेंट बिकम्स पार्ट ऑफ कॉस्ट गुड्स सोल्ड, इसका मतलब जो अभी अभी खरीदी है जिस रेट पे खरीदी है। द पॉइंट इज बिकॉज एवरी डे द प्राइसेस आर चेंजिंग, देयर इज अ इन्फ्लेशन, यू नो। Sometimes my cost per unit increases, sometimes my cost per unit decreases. So it is very important that I should know which method I am following, because if I am following last in first out, my cost of goods sold will be calculated on the basis of latest purchase price. And if I am following FIFO method, then my cost of goods sold will be calculated as per that purchase price that is being purchased in the beginning, you know. वेटेड एवरेज में हम कुछ अलग मेथड फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर नॉट अलाउड अंडर IFRS, ये बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट एक लाइन है जो मैं अभी बताऊंगा आपको एक केस स्टडी से, दैट लिफो इज द मेन मेथड विच इज ओनली बीइंग एक्सेप्टेड बाय US गैप्स। इसी मेथड की वजह से कन्वर्जेंस IFRS और US गैप्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, दैट ऑल 100% वी आर नॉट कन्वर्जिंग IFRS विद US गैप्स बिकॉज देयर आर मेजर डिफरेंसेस इन US गैप्स। और एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि IFRS डज नॉट रिकॉग्नाइज लिफो बट US गैप दे रिकॉग्नाइज दिस लिफो मेथड। उसको देखेंगे। फिर हम आ रहे हैं जी, फिर हम आ रहे हैं अलाउड अंडर US गैप बट ओनली व्हेन द फर्म फॉलो बोथ फॉर टैक्स एंड दिस, ठीक है, वो देखेंगे अभी। एवरेज कॉस्ट का मतलब है, एवरेज का मतलब है लिफो भी नहीं कर रहे फिफो भी नहीं कर रहे, वी आर फॉलोइंग इन बिटवीन, दैट इज इट इज इन बिटवीन लिफो एंड फिफो। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन इज लॉस्ट, ठीक है जी। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेटेड आफ्टर एवरी परचेज ट्रांजैक्शन, एवरेज कॉस्ट इज कैलकुलेटेड आफ्टर एवरी परचेज ट्रांजैक्शन। हम देखेंगे, हम सीखेंगे, बताएंगे, मैं सारी बातें करूंगा बेटे, आप बस टेंशन मत लेना। मैं जैसे जैसे बताऊं आप बस देखते रहना कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, ठीक है जी। तो मैं आपके सामने इस समय आ रहा हूं सीधा अपनी हैंड रिटन स्लाइड्स में, और आपने मेरी बातों को ध्यान से देखना है कि मैं क्या बोल रहा हूं। द फर्स्ट मेथड विच आई हैव रिटन इज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड वो वाला मेथड होता है जहां पर हम उन यूनिट्स को जो हमने परचेज किए हैं वी कैन आइडेंटिफाई कि हमने ये बेचे, ये खरीदे थे, ये ऐसे किए। मतलब सारे यूनिट्स अपने यूनिक फीचर्स होते हैं, उन सभी के अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सभी अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑल यूनिट्स आर नॉट कॉमन। जैसे कुछ यूनिट्स होते हैं जैसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जैसे हम आम लेकर आए, मैंगो लेकर आए, पोटैटो लेकर आए, वेजिटेबल ओनर्स की बात करें तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, बट इन सम केसेस वी कैन आइडेंटिफाई कि ये यूनिट्स ये वाले हैं, ये यूनिट्स इस दिन खरीदे थे, ये यूनिट्स ऐसे हैं, ये यूनिट्स फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ज्वेलर, ब्यूटी पार्लर, फैशन डिजाइनर, अगर आप ध्यान से देखें तो वी कैन डिस्टिंग्विश ईच एंड एवरी यूनिट। सो जनरली इन दोज इंडस्ट्रीज वेयर वी कैन आइडेंटिफाई, इन कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टोरबो, फ्लाईओवर बन रहा है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, सी पोर्ट्स बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, इट मीन्स वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो इन दोज केसेस हम जनरली स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड फॉलो करते हैं। आप में से कुछ बच्चे ना झुक कर बैठे हुए हैं और कुछ तो लेट के पढ़ रहे हैं, बेटा ये लिखना जरूरी है। एक पॉइंट लिखिए आप स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में। अभी हम केस स्टडी करेंगे, कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए आप,
बेटे कैलकुलेटर का बड़ा इंपॉर्टेंस है आज, बिकॉज आई विल बी डिस्कसिंग 2 लर्निंग आउटकम्स टुडे। फैशन डिजाइनर, ब्यूटी पार्लर, ज्वेलरी शॉप, कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्रीज, हम जनरली ये वाले मेथड्स इन इंडस्ट्रीज में वी जनरली फॉलो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब अभी मैंने बता ही दिया जूस नोट से, दैट ऑल पेरिशेबल गुड्स, इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, in case of Domino's pizza I have written, in case of मैकडोनल्ड्स, जो बर्गर पहले बना है वो पहले देंगे, ऐसा नहीं कि पहले जो लास्ट में बर्गर पहले देंगे, जो पहले बना रख देंगे, ऐसा नहीं होता। इसी तरह से लास्ट इन फर्स्ट आउट, इन सम इंडस्ट्रीज वी फॉलो लास्ट इन फर्स्ट आउट, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फीफो एंड लिफो। आई हैव जस्ट टोल्ड यू, अभी हम डिस्टिंग्विश करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ केस स्टडी कि भाई लिफो यूएस गैप अगर अलाउ कर रहा है तो क्या करना चाहिए, व्हाई आईएफआरएस इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग लिफो, वी विल सी टू दैट, वी विल सी द रीजंस। आने वाले लेक्चर्स में मैं रीजंस भी बताऊंगा। वेटेड एवरेज का मतलब है ना हम तेरी बात मानेंगे ना तेरी बात मानेंगे, ऑन एन एवरेज वी विल कैलकुलेट द वेटेड एवरेज एंड ऑन दैट बेसिस वी विल कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एनी इन्वेंट्री। ठीक है जी। मारुति सुजुकी का मैंने एग्जांपल लिखा कि गाड़ियां बन रही है वैगनार, तो हम क्या कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज सब गाड़ियों की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके बेसिस में हम उसकी सिस्टम को फॉलो करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप एक केस स्टडी मेरे सामने लिखें, बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। मैं फिर रिपीट करूंगा दैट दिस केस स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिगार्ड टू कॉस्ट फ्लो मेथड्स। अगर सच में आप समझना चाहते हैं ना, मुझे मालूम है आपको पता है, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप ये लिखें, बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट है। जनवरी में मैंने अज्यूम किया 10 यूनिट्स बाय किए, फरवरी में भी 10 यूनिट्स बाय किए, मार्च में भी 10 यूनिट्स बाय किए, बट मार्केट में डिमांड सप्लाई चल रही है, इकोनॉमिक्स चल रहा है एंड प्राइसेस आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। मैंने अज्यूम किया इन्फ्लेशन है। जनवरी में प्राइस था $20 पर यूनिट, फरवरी में प्राइस था $40 पर यूनिट एंड मार्च में प्राइस हो गया $80 पर यूनिट। मैंने जान के डबल लेना शुरू कर दिया। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, मतलब जनवरी में, अप्रैल में, जून में मैंने परचेज किया, कोई सेल नहीं था, बट अक्टूबर में मैंने बेचा। कितने यूनिट्स बेचे बेटे, 10 यूनिट बेचे $100 के बेसिस पे। ठीक है जी, 1000 का सेलिंग प्राइस हो गया। आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस मार्जिन। जल्दी से बेटे एक बार नोट कर लो, आप, मैं बता रहा हूँ कैलकुलेटर से हम करेंगे और यहाँ पर एक एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आज आपकी फाउंडेशन बन रही है। कल हम लिफो रिजर्व की बातें करेंगे, लिफो लिक्विडेशन की बातें करेंगे। आपको अगर यही पता नहीं होगा तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड लिफो रिजर्व और लिफो लिक्विडेशन। तो अभी ध्यान से समझना है। क्वांटिटी सीपीयू जनवरी, अप्रैल, जून। इन दिस मंथ ऑफ अक्टूबर वी हैव सोल्ड 10 यूनिट्स। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस मार्जिन। वी नो दैट ग्रॉस मार्जिन इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स में से अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर दें तो ग्रॉस मार्जिन आता है। दुनिया जानती है, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। बट द पॉइंट इज हाउ वी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिकॉज इफ आई एम फॉलोइंग FIFO, I am following a different cost flow method. If I am following LIFO, I am following a different cost flow method. And if I am following weighted average, I am following a different cost flow method. And if I am following a specific identification, I am following a different cost flow method. इन सभी में अलग अलग मेथड्स की वजह से मेरी कॉस्ट भी अलग अलग आने वाली है। यही बात तो बतानी है। आपको पता है, मुझे मालूम है, आई नो दैट यू नो, बट स्टिल यू आर राइटिंग डाउन। तो मैंने लिखा जी ग्रॉस मार्जिन सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज पर FIFO, एज पर LIFO, एज पर एवरेज, एज पर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज पर FIFO। FIFO में हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो पहले खरीदे हम पहले उनको इशू कर रहे हैं। आप बताइए जी, इस पूरे इसमें मैंने 10 यूनिट बेचे, तो अगर मैं FIFO का फॉलो कर रहा हूँ, अक्टूबर 10 में मैंने 10 यूनिट बेचे, तो वो 10 यूनिट जनवरी वाले के थे, अप्रैल वाले थे या जून वाले थे? बेटे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में मैं मानूंगा कि जनवरी वाले जो सबसे पहले खरीदे थे मैंने उनको इशू किया। इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री में अप्रैल में जो 10 यूनिट खरीदे थे और जून में जो 10 यूनिट खरीदे थे वो रहे होंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जनवरी में जो परचेज किए थे दैट विल गो टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? तो मैं यही बात आपको यहां पर लिखकर बताऊंगा।
आप देखिए 10 यूनिट्स, और जनवरी में मैंने खरीदे थे $20 पर यूनिट के बेसिस में। 10 यूनिट्स इंटू $20, दैट इज $200 टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी? जो अप्रैल में परचेज किए थे 10 यूनिट 40 के बेसिस में, और जो जून में खरीदे थे 80 के बेसिस में, दैट विल बी इन माय क्लोजिंग इन्वेंट्री, दैट इज 10 यूनिट्स इंटू $40 प्लस 10 यूनिट्स इंटू $80, 400 और 800 1200 आपके सामने 1200 $1200 विल बी क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो मैंने लिख दिया ऊपर, क्लोजिंग इन्वेंट्री विल कॉन्स्टिट्यूट 10 units at the rate of 40 and 10 units at the rate of 80. Value of closing inventory will be $400 plus $800, that is $1200. बट अगर अब एक बच्चा तो नोट भी नहीं कर रहा, वो कहता आता है, वो बेवकूफ है, उसको दोबारा फीस पे करनी है बेटे डॉलर्स में, करने दो। आप तो समझदार हो ना, आप तो लिख रहे हो ना, बस आप अपना देखो। in the same case study, if I follow last in first out, तो बेटा लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है पता है आपको? लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो अक्टूबर में मैंने 10 यूनिट बेचे, मैं अज्यूम करूंगा कि वो जून वाले जो खरीदे थे ना वो बेचे, क्योंकि आखिरी में जो खरीदे थे वो आखिरी में पहले इशू कर दिए। एक बच्चा कहता क्या फर्क पड़ता, 10 यूनिट वहां से लिए, वहां से लिए, वहां से लिए, उसको थप्पड़ मारना खींच के, बेटे फर्क क्यों नहीं पड़ता? जून में मैंने खरीदे $80 पर बेसिस में, अप्रैल में मैंने खरीदे $40 पर बेसिस में, जनवरी में मैंने खरीदे $20 पर बेसिस में, तो कैसे डिफरेंस नहीं पड़ता? आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिफरेंट आ जाएगी। अच्छा, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिफरेंट आएगा तो ग्रॉस मार्जिन डिफरेंट आएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री डिफरेंट आएगा। कैसी बातें करते हो यार? लास्ट इन फर्स्ट आउट में मैंने क्या किया, आई हैव कैलकुलेटेड एज पर लिफो, तो मैंने लिखा है जी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज पर लिफो। नाउ एज पर लिफो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल कॉम्पोजिट ऑफ जून यूनिट्स। बड़ी मेहनत करके बनाया यार, किसी करिकुलम में इतनी सिंपल लैंग्वेज नहीं है, स्क्वायर में इतनी सिंपल लैंग्वेज नहीं है, मैं फुल एनर्जी के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ और आप अगर नोट नहीं करेंगे तो कितनी गलत बात है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ $80, 800 आ गया, ग्रॉस मार्जिन 200 आ गया, क्योंकि 1000 यूनिट्स $1000 में आपने बेचा था और 10 यूनिट्स बेचे थे $100 पर यूनिट के बेसिस में, टोटल सेल्स $1000 आ गई, $800 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, $200 ग्रॉस मार्जिन आ गया। सवाल आता है कि इन्वेंट्री में क्या होगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री में बेटा ये वाले यूनिट्स होंगे, जनवरी के यूनिट्स होंगे और अप्रैल के होंगे, क्योंकि लिफो में हमने माना कि जून के तो हमने इशू ही कर दिए, तो इसका मतलब क्लोजिंग वैल्यू कितनी होगी? 10 into 20 plus 10 into 40, that comes to 200 plus 400, that comes to $600। यही बात मैंने लिखी है, ये देखिए। आप लिख नहीं रहे हो, बात तो अलग ही है ना बेटे, मैं क्या बताऊं। इन केस ऑफ लिफो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, 10 यूनिट्स परचेज इन जनवरी एट द रेट ऑफ $20, 10 units purchased in April at the rate of $40, that comes to $200 plus $400 is equal to $600। एक बच्चा कहता सर अब आप चुप हो जाओ, हम वेटेड एवरेज खुद करेंगे अपने आप, हमने सीखा हुआ है दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट वेटेड एवरेज। मैं चुप ही हूं बेटा, आप देख लो। वेटेड एवरेज में हमने क्या करना है, इन तीनों परचेजेस, जनवरी की जो परचेज की जिसको हमने $20 पर यूनिट में बाय किया, अप्रैल में जो परचेज किया जिसको हमने $40 में बाय किया, जून में जो हमने परचेज किया जिसको हमने $80 पर यूनिट में बाय किया, इन सभी का मिश्रण करेंगे, च्यवनप्राश करेंगे, मिक्स करेंगे, बैलेंस करेंगे और एवरेज कैलकुलेट कर देंगे, और वो एवरेज होगी वेटेड एवरेज। चांस की बात है, यहां पर 10 यूनिट आपने जनवरी में खरीदे, 10 यूनिट अप्रैल में खरीदे और 10 यूनिट जून में खरीदे, तो यहां पर वेटेड एवरेज करें या सिंपल एवरेज करें, आंसर एक ही आने वाला है। बट सपोजिंगली आई हैव ऑल्सो परचेज डिफरेंट नंबर ऑफ यूनिट्स इन जनवरी, डिफरेंट नंबर ऑफ यूनिट्स इन अप्रैल, डिफरेंट नंबर ऑफ यूनिट्स इन जून, सो वेटेड एवरेज इज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट पर एवरेज यूनिट। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यही बात कहने जा रहा हूं दैट इफ आई वांट टू कैलकुलेट ग्रॉस मार्जिन एज पर वेटेड एवरेज, देन
I will be doing sales minus cost of goods sold as per weighted average. In case of weighted average, we will calculate weighted average cost of acquisition. तीनों परचेजेस को टोटल कर दिया, $200 प्लस $400 प्लस $800 डिवाइडेड बाय 30, दैट कम्स टू $46.66. ये बेटे आ गया वेटेड एवरेज प्राइस. वेटेड एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस, दिस is weighted average price, that is $46.66. अब आगे चले बेटे इससे. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 10 यूनिट बेचे थे तो 10 यूनिट की कॉस्ट निकालनी हो तो 46.66. क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी, 20 यूनिट इंटू 46.66. इसमें तो कॉस्ट सेम ही रहती है ना. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की भी पर यूनिट उस सेम रहेगा और ग्रॉस मार्जिन मैंने निकाल दिया. उसके बाद मैंने वैल्यूएशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट के बेसिस में कर लिया. आई थिंक आपको बात समझ आ चुकी है. बेसिकली फिफो, लिफो, वेटेड एवरेज, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, कॉस्ट फ्लो मेथड से कि हमें मानना है कि कौन से यूनिट्स हमने परचेज किए तो कौन से इशू किए. ठीक है सर. लास्ट मेथड जो बताने जा रहा हूं बड़ा ही प्यारा सा है. इसका नाम है जी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड. We will specifically identify which 10 units we have sold. हमने कौन से 10 यूनिट बेचे हैं. स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में मैं ये मान के चलता हूं कि हर यूनिट्स को मैं स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं. अभी तक जो मैंने माना, मुझे लगा, मैंने अज्यूम किया, आई हैव अज्यूम दैट आई कैन नॉट आइडेंटिफाई स्पेसिफिकली. इट मीन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड को अप्लाई करने से पहले एक प्री कंडीशन है कि एवरेज यूनिट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, एवरेज यूनिट कैन बी सेपरेटेड, आई कैन इजिली डिफाइन दोज यूनिट्स. ठीक है जी. तो इन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड वी विल स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई विच 10 यूनिट्स we have sold, and it can be possible only when items and inventory are unique. लॉजिकली आप सोचिए ना यार. आप ये बताइए, बर्थडे पार्टी है, कोई नूडल्स मंगवा रहा है, कोई पिज्जा मंगवा रहा है, कोई मोमोज मंगवा रहा है, तो वीकेंड कोई मसाला डोसा मंगवा रहा है, कोई पाव भाजी मंगवा रहा है, कोई छोले भटूरे मंगवा रहा है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट. तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ भाई छोले भटूरे रामलाल ने मंगवाए, मोमोज बंटी ने मंगवाए, पाव भाजी बबली ने मंगवाई. तो वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट बिकॉज आई कैन स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई. ठीक है जी. ठीक है जी. तो आइए मैं अब आपके सामने एक बात ये कहने जा रहा हूं कि नोट 1 एंड नोट 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट. इन IFRS वी रिकॉग्नाइज FIFO. In IFRS we recognize specific identification. In IFRS we recognize weighted average, but we do not recognize LIFO. बेटे लेकिन US GAAP अपना डोमिनेटिंग नेचर दिखाने के लिए, which is wrong. If अभी हम लॉजिकली आने वाले लेक्चर्स में प्रूव कर देंगे कि LIFO is not a good method, बिकॉज आप उससे मैनिपुलेशन कर सकते हैं, आप उसे प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं. अभी हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स 3 और 4 में LIFO रिजर्व एंड LIFO लिक्विडेशन, बड़े वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर 3, 4, 5. तो आप फर्स्ट नोट लिख लें. इन IFRS वी अलाउड FIFO, वेटेड एवरेज, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, एंड इन US गैप्स FIFO तो अलाउड है ही, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन भी अलाउड है, वेटेड एवरेज भी अलाउड है, और उसके साथ साथ LIFO भी अलाउड है. लास्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है जी. LIFO is one of the major hindrance. नोट नंबर 3 में लिख रहे हैं, LIFO is one of the major hindrance for US gaps and IFRS convergence. लिख लें जी, लिखें. ठीक है सर. मैं दोबारा से अपने ही जूस नोट्स में आ गया जी. मैं दोबारा से अपने ही जूस नोट्स में आ गया. आप देखें, मैं अब एक बात और नई बताने जा रहा हूं. बेटे मैं कंसेप्ट नंबर 4 में आ गया हूं इस समय, और थोड़ा सा आज ये पता नहीं माउस ठीक काम नहीं कर रहा, बार बार बंद करना पड़ रहा मुझे. कोई बात नहीं. इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम. बेटे आप नया लर्निंग आउटकम डिस्कस कर रहे हैं. आई थिंक आई हैव डिस्कस कॉस्ट फ्लो मेथड्स, वो आपको समझ आ गया है. नाउ नेक्स्ट लर्निंग आउटकम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
आई हैव प्रिपेयर्ड हैंड रिटन स्लाइड्स फॉर दैट। मैंने जूस नोट्स भी बनाए हैं। तो पहले मैं हल्का सा एक आइडिया दे रहा हूं जूस नोट्स का कि भाई परपीचुअल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और पीरियोडिक मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। बेटे आपको पता है व्हेन वी प्रिपेयर अकाउंट्स, हम अकाउंट्स को अकाउंटेंट जैसे जैसे यूनिट्स हम खरीदते जा रहे हैं वैसे वैसे एंट्री करता जा रहा है। जैसे उसने अभी एनर्जी ड्रिंक रेड बुल पिया हो, गुड्स आई उसने एंट्री कर दी, गुड्स आई एंट्री कर दी, गुड्स बिकी एंट्री कर दी, गुड्स सेल हुई एंट्री। इट मींस एवरी ट्रांजैक्शन इज लाइवली अपडेटेड एज ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। जैसे पूरी एनर्जी से भरा हो, अभी अभी एनर्जी ड्रिंक पीकर आया हो, रेड बुल पी के आया हो, तो बेटे उसको बोलते हैं परपीचुअल सिस्टम। As the name indicates, there are two types of system. One is periodic inventory management system and second is perpetual inventory management system. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी कॉग्स को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने में। भले आप फीफो फॉलो कर रहे हैं, बट फीफो में अगर आप परपीचुअल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलग आएगी। फीफो में अगर आप पीरियोडिक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो वी कैन हैव अ डिफरेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सिमिलरली लिफो। तो आपको अब ये समझना है कि पीरियोडिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होता किस बला का नाम है और परपीचुअल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम किस बला का नाम है। तो मैंने लिखा है जी पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। एज द नेम इंडिकेट्स, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक इज डन एट द एंड ऑफ द पीरियड। बेटे अमेरिकन कंपनीज में एंड ऑफ द ईयर हम 31 दिसंबर मानते हैं। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, ये लिखा है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक इज डन एट द एंड ऑफ द पीरियड, इज डन एट द एंड ऑफ द पीरियड। आखिरी में 31 दिसंबर को हम सारी एंट्रीज करेंगे, उसी दिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। हम खरीदते जा रहे हैं लेकिन एंट्री नहीं कर रहे, बेचते जा रहे हैं हम एंट्री नहीं कर रहे। हम आखिरी में एक ही बार 31 दिसंबर को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करेंगे। इसका मतलब अकाउंटेंट इज लेजी। जस्ट समझाने के लिए मैंने लिखा ही इज लेजी। बट इफ आई गो फॉर परपीचुअल, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक इज डन आफ्टर एवरी सेल और एवरी परचेज। हर ट्रांजैक्शन के बाद आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। इट मींस अकाउंटेंट इज ऑन रेड बुल। मैंने लिखा एनर्जी ड्रिंक पिया हुआ बेटे उसने, अभी अभी एनर्जी ड्रिंक पीकर आया है। रेड बुल का नाम आपने सुना ही होगा। अब इससे 2-3 प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, 2-3 इश्यूज को ध्यान रखना है कि इफ वी आर फॉलोइंग परपीचुअल सिस्टम तो फीफो में क्या होगा, इफ यू आर फॉलोइंग पीरियोडिक सिस्टम तो फीफो में क्या होगा, इफ यू आर फॉलोइंग लिफो सिस्टम तो व्हाट विल हैपन इन परपीचुअल, लिफो पीरियोडिक, वेटेड एवरेज परपीचुअल, वेटेड एवरेज पीरियोडिक। आप समझ गए? तो 6 कॉम्बिनेशंस बन गई। मैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए आप सभी को पहले चाहता हूं कि आप पहले मेरी वाली स्लाइड्स में आ जाएं और आप ईमानदारी से हैंड रिटन स्लाइड्स को पहले लिखना स्टार्ट कर दें। आइए जी, बड़ी प्यारी सी केस स्टडी है दोस्त। सच कह रहा हूं, अगर आपने ये केस स्टडी लिख भी ली और इम्पॉर्टेंटली मेरे साथ साथ कर भी ली, 5 मिनट का खेल है बेटा, थोड़ा प्रेशर तो पड़ेगा दिमाग में, लेकिन आप लाइफ लॉन्ग सुखी रहने वाले हैं। तो लिखिए, ऊपर हेडिंग लिखिए केस स्टडी, केस स्टडी लिखिए, केस स्टडी लिखिए। मैंने लिखा जी केस स्टडी में लिखा मैंने डेट, फर्स्ट कॉलम लिखा है डेट का। डेट मैंने लिखी 30 जनवरी, 30 मार्च, 30 अप्रैल, 30 मई। जान के 30th लिया है कि आपको एक क्लैरिटी रहे। क्वांटिटी परचेज 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स। कॉस्ट पर यूनिट $10 पर यूनिट, $20 पर यूनिट, $30 पर यूनिट, $40 per unit. I have given you the following information that these are the purchases, these are the quantity I have purchased, and this is the cost per unit, and you have to calculate, and I have sold, as on 10th April. मैंने कहीं यहाँ बीच में यूनिट्स 10 बेच दिए। कितने के बेसिस में? $50 के बेसिस में। आराम से ये टेबल लिखा हुआ है। मार्च 30, अप्रैल 30, मई 30, बीच में आ गया जी 10 अप्रैल। मैंने 10 अप्रैल को $50 के बेसिस में
10 यूनिट बेचे एंड आई हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस मार्जिन एज पर लिफो, एज पर वेटेड एवरेज, एज पर फीफो. विद इन दैट आई हैव 6 कॉम्बिनेशंस. परपीचुअल पीरियोडिक, परपीचुअल पीरियोडिक, परपीचुअल पीरियोडिक. तभी तो समझ आएगा कि परपीचुअल पीरियोडिक में क्या बोलता जा रहा हूं. आइए हम शुरू करते हैं. बड़ी सिंपल सी कहानी है, आराम से शुरू करेंगे. कहानी किस्मत की, कहानी मुंह जबानी. फ्रेंड्स, cost of goods sold can be, we have seen in the last case study, in the last learning outcome, that we can calculate cost of goods sold as per FIFO, LIFO, weighted average, specific identification. परपीचुअल पीरियोडिक का पंगा तो अभी लिया ना मैंने, अभी तक तो ये बात मालूम ही थी आपको, तो लिखें. नाउ फ्रेंड्स, कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज पर FIFO, LIFO, स्पेसिफिक एंड दिस. लिखना बेटे, लिख लो यार, लिख लो. सपोज फर्स्टली वी कैलकुलेट एज पर लिफो. मान लेते हैं हम लिफो के बेसिस में कर रहे हैं, तो लिफो में आपको मालूम ही है कि जो हमने आखिरी में खरीदा हम उसी को पहले इशू करेंगे, मतलब उसी को पहले इशू करते हैं. ये बात मालूम है ना आपको, ठीक है जी. तो आप बताइए, मैंने वैसे आपके लिए टाइमलाइन प्रिपेयर कर दी कि फर्स्ट परचेज हमने की 30 जनवरी को, दूसरी की 30 मार्च को, तीसरी की 30 अप्रैल को, फिर हमने की 30 मई को, और हमने बेचा पहली बार 10 अप्रैल को. ठीक है जी. अब अगर हम यहां पर, because I want to tell you the difference so that you can appreciate the difference between periodic LIFO and perpetual LIFO. Because in perpetual LIFO, it means I am doing entry each and every time, each and every moment, after each and every transaction. So that the same point I have written here. COGS as per LIFO also depends upon which system we are operating. कौन से सिस्टम को हम ऑपरेट कर रहे हैं, whether it is periodic or whether it is perpetual. और उसके ऊपर लिखा मैंने, suppose as per perpetual system, sale is on 10th April. So in this case 30th March will be considered. क्योंकि आप देखिए दोस्त, आप ये बताइए कि जब मैंने 10 अप्रैल को यहाँ पे बेचा और परपीचुअल सिस्टम है, इसका मतलब 30th मार्च की एंट्री मैंने 30th मार्च में ही कर दी होगी. इसका मतलब मेरी लास्ट परचेज क्या आ रही होगी, मेरी लास्ट परचेज ये वाली आ रही होगी जिसको मैंने 10 यूनिट्स को $20 के बेसिस में खरीदा. तो अगर आप लिफो परपीचुअल फॉलो कर रहे हैं तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी 10 यूनिट्स इंटू $20. यही बात मैंने आपको बताने की कोशिश की है. देखिए मैंने लिखा, ये देखिए $10 इंटू 10 यूनिट्स इंटू $20, 200. इन केस ऑफ पीरियोडिक सिस्टम, अगर मैं लिफो में पीरियोडिक फॉलो करता हूँ, मतलब मैं बार बार एंट्री नहीं कर रहा, 31 दिसंबर को एक साथ करूंगा, तो फिर क्या होगा, लिखना है. इफ अकाउंटेंट इज फॉलोइंग पीरियोडिक सिस्टम देन बुक एंट्रीज विल बी एट द एंड ऑफ द ईयर. बोलो हाँ या ना. और मैं एज्यूम कर रहा हूँ दिस इज द अमेरिकन कंपनी, जनवरी टू दिसंबर इज माई एंड ऑफ द ईयर, सो दैट इज माई, आई विल बी फॉलोइंग बुक एंट्री. सो नाउ ऑन 31st दिसंबर अकाउंटेंट विल सी व्हाट इज द लास्ट परचेज. 31 दिसंबर को वो देखेगा कि आखिरी परचेज क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम पीरियोडिक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं. और बेटे उस केस में आखिरी परचेज होगी मई की, क्योंकि वो एंट्री दिसंबर को कर रहा है, भले अप्रैल में बेचिए, लास्ट एंड फर्स्ट ऑर्डर ये होगी. तो आप चेक करिए, उस केस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ जाएगी बेटे. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल बी $400. सो नाउ लास्ट परचेज इज ऑन 30th May. So accordingly cost of goods sold will be 10 into $40. आराम से. चलिए जी, सपोज करते हैं I want to calculate as per weighted average. Now weighted average perpetual, weighted average periodic. Perpetual में क्या है कि उस दिन जिस दिन आपने बेचा उस दिन तक उससे पहले जो भी खरीदा था हम उसका weighted average निकालेंगे. बट पीरियोडिक में क्या है, हम 31 दिसंबर को जितनी सारी यूनिट्स खरीदे थी उसकी एवरेज निकालेंगे. बड़ा सिंपल है, लॉजिकली समझ आ गया. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिखना है. सपोज ग्रॉस मार्जिन इज टू बी कैलकुलेटेड एज पर वेटेड एवरेज. नाउ अगेन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल बी वेटेड एवरेज कॉग्स एज पर परपीचुअल एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट एज पर पीरियोडिक. ठीक है जी. तो यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा, नॉन परपीचुअल मैनेजमेंट सिस्टम अकाउंटेंट विल बुक एंट्री ऑन डेट ऑफ सेल. सो इन दिस केस वी नीड टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज एज ऑन 10th April itself.
So only purchase on 30th January because we want to calculate weighted average as on 10th April. So all the purchases prior to 10th April we will take into account and we will calculate the weighted average of that. So it means there are two purchases prior to 10th April. 10 अप्रैल से पहले तो 2 ही परचेजेस आ रही हैं, आप चेक करें, मैंने ये बताया था। कौन कौन सी? जनवरी की आ रही है, ये देख लीजिए, जनवरी की आ रही है और मार्च की आ रही है। तो हम इन दोनों का एवरेज कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों की वेटेड एवरेज निकालेंगे। यही बात मैंने बताई है और बड़ी मेहनत से आपके लिए लिखी है। आप अगर सच में समझदार बच्चे होंगे ना तो मेरे साथ साथ लिखोगे, बेटे मैंने बड़ी मेहनत की है। आप देखिए, आपको लॉजिक समझ आए। बेटे मैं चाहता तो केस स्टडी नहीं भी बताता, खाली ओरली करके कर देता, पर मुझे लगा कि यार केस स्टडी से ज़्यादा बातें समझ आएंगी। तो $100 प्लस $200 इट मीन्स जनवरी परचेज प्लस मार्च परचेज, उसका एवरेज निकाल लिया $15 एंड आई हैव कैलकुलेटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज पर $15 पर यूनिट। सो 10 यूनिट्स इंटू $15 दैट इज $150 एंड ग्रॉस मार्जिन इज इक्वल टू $500 माइनस $150 दैट इज $350। अगर हम वेटेड एवरेज पीरियोडिक करते तो 31 दिसंबर को इसका निकालते, क्योंकि अकाउंटेंट लेजी है, आलसी है, आप जैसे ढीले ढीले है आप जैसे, और अगर परपीचुअल हो तो मेरे जैसा एनर्जी ड्रिंक पीकर आया है, ठीक है ना। तो while accountant use periodic system and weighted average, then it will be calculated, we would have calculated weighted average as on 31st December and all purchases considered while calculating this, and we have done 4 purchases। चेक कर लेते हैं। बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 4 तरह की हमने परचेजेस की। इसका मतलब जब मैं वेटेड एवरेज निकाल रहा हूँ तो मैं 31 दिसंबर को कैलकुलेट कर रहा हूँ पीरियोडिकली। तो चारों परचेजेस, जनवरी की, मार्च की, अप्रैल की, मई की, इन चारों परचेजेस का एवरेज कैलकुलेट करूंगा और दैट विल बी कंसिडर्ड एज वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। बेटे लिख लो बेटे, फायदे में रहोगे आगे। तो देखो मैं तो आपका भला ही चाहता हूँ, सीधी सी बात है। अकाउंटेंट यूजेस पीरियोडिक सिस्टम, in that case he will be timeline बनाई, he will be calculating weighted average as on 31st December, so he will be calculating that all purchases will be considered while calculating this, और 100 plus 200 plus 300 plus 400 वो पता ही आपको एवरेज निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है जी, कर लीजिए। तो $25 आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10 यूनिट्स बेचे थे, 10 इंटू 25 250, और 500 का बेचा तो 250 का ग्रॉस मार्जिन आ गया। अब लास्ट मेथड करने जा रहा हूं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बेटे ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि हम फीफो मेथड में ये बताऊंगा, प्रूफ करूंगा दैट वेदर यू आर फॉलोइंग परपीचुअल और वेदर यू आर फॉलोइंग पीरियोडिक, आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपके क्लोजिंग इन्वेंट्री सेम ही आने वाली है। लिफो में सेम नहीं आती, वेटेड एवरेज में सेम नहीं आती, बट बेटे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में होता क्या है कि हम पहले वाले यूनिट्स ही देते हैं। तो आप लेजी हैं या आप एक्टिव हैं, इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि हमने इशू ही पहले वाले यूनिट्स करने हैं, पहले वाले यूनिट्स जो खरीदे हैं वही इशू करने हैं। आप चेक कर लेते हैं। सपोज ग्रॉस मार्जिन इज टू बी कैलकुलेटेड एज पर लिफो, फिफो एज पर परपीचुअल। अगर परपीचुअल होगा तो मैंने सारी एंट्रीज कर दी होंगी 10 अप्रैल को, और 30 जनवरी वाली परचेज को मैंने दे दिया होगा। सबसे पहले चेक करिए, 30 जनवरी की परचेजेस थी जो मैंने आपको बताई। ये देखिए, ये 30 जनवरी में इसको रब कर देता हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। ये पहले मैंने कौन सी खरीदी थी आप बताओ? पहले फर्स्ट इज 30 जनवरी। तो मैंने माना फीफो में कि यही यूनिट्स मैंने इशू किए हैं, वेदर इट इज पीरियोडिकल और परपीचुअल। अच्छा, अगर पीरियोडिक होगा और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 31 दिसंबर को, तो आप मुझे लॉजिकली बताइए तब भी तो यही यूनिट्स खरीदे होंगे पहले मैंने। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट नोट अभी हम लिखेंगे दैट इन केस ऑफ फीफो वेदर वी आर फॉलोइंग पीरियोडिक और वेदर वी आर फॉलोइंग परपीचुअल, आंसर विल रिमेन सेम। यही बात मैंने लिखी है। आप देखिए, मैंने लिखा है ग्रॉस मार्जिन टू बी कैलकुलेटेड एज फीफो एज पर परपीचुअल सिस्टम विल बी दिस। नोट 1 लिखना जरूरी है जी।
In case of FIFO periodic also, cost of goods sold will be $10 into $10. परपीचुअल में भी सेम आएगी, पीरियोडिक में भी सेम आएगी, क्योंकि यहाँ पर हम ये अज्यूम करते हैं कि पहले जो यूनिट्स खरीदे थे हम उन्हीं को पहले इशू कर रहे हैं. अब नोट नंबर 2, एग्जाम्स में नहीं लिखा तो आप फेल हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्स इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन FIFO वेदर इट इज पीरियोडिक और इट इज परपीचुअल. We will have same COGS. I have proved here that whether we are going for perpetual or whether we are going for periodic, in case of FIFO, I will be having same cost of goods sold. Also, closing inventory will be same. So this is highly testable area. In case of LIFO, in case of weighted average, we can have different cost of goods sold as per perpetual and periodic. Even closing inventory will be different as for perpetual and periodic. But in case of FIFO, whether I am going for periodic or perpetual, my cost of goods sold will remain same, my closing inventory will remain same. Very important for your examination. होप आपको आज दोनों लर्निंग आउटकम्स बड़े समझ आ गए बेटे. मैंने पहला कराया था कॉस्ट फ्लो मेथड्स और दूसरा कराया इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम. लॉजिकली केस स्टडी की हेल्प से आपको लॉजिक बताने की कोशिश की. मैं लेक्चर 3 में मिलता हूँ नई बातों के साथ, इन्फ्लेशन के साथ, मूवी दिखाऊंगा, गाना दिखाऊंगा, मजा आएगा. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.